हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड फाइन। सो तैयारी जीत की क्लास 12th अकाउंटेंसी के आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक जो हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे पहले हमने एमसीक्यूज जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहां पर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस वीडियो से पहले उस वीडियो को जरूर देखना बेटा, एक एक वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक क्लास बिल्कुल भी इसको मिस मत कीजिएगा। क्लास को अटेंड करने का तरीका बहुत सिंपल है, अपना पेन और अपनी कॉपी लेकर के आप बैठेंगे बेटा, ठीक है। जो जो क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं उसके आंसर आपकी तरफ से क्या हो सकते हैं उनको नोट डाउन करेंगे, चेक करेंगे वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपसे डिस्कस भी किया जाएगा। जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे जरूर लिख करके भेजिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। So here we have our question number 1, an intangible asset related to the reputation of business firm। बिजनेस का अगर रेपुटेशन की बात करते हैं तो उसको टर्म कहा जाता है। वो टर्म क्या है अपन उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो वो टर्म है बेटा जी गुडविल, राइट। गुडविल इज एक्चुअली द रेपुटेशन अर्न्ड बाय द बिजनेस, ठीक है जी। हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, a partnership deed is dash when an amalgamation of the firms take place। amalgamation मतलब दो जब फर्म्स मिलती हैं, ठीक है, उसको एक बात कहते हैं अपन, क्या कहते हैं उसको, amalgamation। ये एक टर्म कहा जाता है। so partnership deed is dash। क्या होता है पार्टनरशिप डीड? क्या पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी हो जाती है या जरूरी हो जाती है? मैंडेटरी के लिए वी कैन यूज मैंडेटरी वर्ड एंड देन जरूरी के लिए वी कैन यूज दैट नेसेसरी शब्द। तो देखिए, अ पार्टनरशिप डीड इज डैश व्हेन एन अमलगमेशन ऑफ द फर्म्स टेक प्लेस। जब भी दो या दो से ज्यादा फर्म्स अमलगमेट होती हैं तो उस केस में पार्टनरशिप डीड को बनाना क्या रह जाता है बेटा? नेसेसरी रहता है, राइट। होप आपका आंसर भी यही रहा होगा। वो ही तुम्हारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द डैश शेयरिंग रेशियो। जब भी अपन बात करते हैं गुडविल की, ठीक है, तो हम ओल्ड पार्टनर्स में उसको जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा? देखिए ये बात है रिटायरमेंट की, ठीक है, तो किस रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ऑब्वियसली तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, राइट, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, यहां पर जो बात की जा रही है बेटा, ये वो गुडविल है जो ऑलरेडी आपको बुक्स में अपीयर्ड होती है, ठीक है। बुक्स में देखो गुडविल दो तरीके की हमने सीखी थी, एक तो वो गुडविल जो कि ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिख रही है, एक वो जब हम एडमिशन रिटायरमेंट के केस में कैलकुलेट करते थे। तो पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में जो बात की जा रही है वो गुडविल आपको ऑलरेडी बुक्स में दिख रही है बेटा, उसके बारे में यहां पर आपसे पूछा गया है। ओके, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आगे चलेंगे। What do we have our next question? Question number 4. An incoming partner contributes dash to the share in the total assets and dash for the future profits। देखिए जब भी पार्टनर आता है तो दो चीज अपने साथ में लेकर के आता है, ठीक है। वो डैश और डैश वो क्या चीजें हैं? अपन इसकी एंट्री भी करते थे, उनको डेबिट करते थे, और जो दो चीजें पार्टनर अपने साथ में लेकर के आता है उसको अपन क्रेडिट साइड में लिखते थे, राइट। वो दो चीज क्या है? डैश contributes to share in the total assets। टोटल असेट्स में शेयर के लिए बेटा पार्टनर लेकर के आता है आपका, दैट इज द कैपिटल। कैपिटल लेकर के आता है वो, राइट। और जब बात की जाती है टोटल एसेट्स फॉर द फ्यूचर, इसमें क्या फ्यूचर प्रॉफिट्स में अगर शेयर चाहिए तो उस केस में पार्टनर क्या लेकर के आता है? अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर के आता है बेटा। क्लियर है? ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। टेक्निकली द एडमिशन डैश का ओल्ड पार्टनरशिप, जब भी नया पार्टनर आता है तो पुरानी पार्टनरशिप क्या हो जाती है? क्या वो एग्जिस्ट करती है? क्या वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है? खत्म हो जाती है? क्या होती है? तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर विल बी दैट इज दी जो पुरानी पार्टनरशिप है बेसिकली वो टर्मिनेट हो जाती है बेटा जी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप विद द डैश ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जब भी हम किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं, सपोज कीजिए ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, ठीक है, और डी को एंट्रेंस देनी है, तो इस केस में क्या चीज जरूरी है? तो बेटा
जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन तीनों पार्टनर्स का कंसेंट होना, सहमति होना जरूरी होता है। क्लियर है? याद रहेगा ये, कंसेंट जरूरी होता है। Here we have a next question, question number 7 sorry, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपसे पूछा गया बच्चों, अच्छे से याद होगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो अगर तुम। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, माइनस क्या? माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट, जिसको शॉर्ट में अपन OPSR भी लिखते हैं। ओके, याद रहेगा, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल था। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इवेंट ऑफ डेथ, जब भी बात करें हम किसी पार्टनर की डेथ की बेटा, द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज इज ट्रांसफर टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द डैश रेशियो। भाई पार्टनर की हो चुकी है डेथ, ठीक है, अब अपन ने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, राइट। इस केस में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया उसमें कुछ असेट्स एंड लायबिलिटीज में हमें कुछ प्रॉफिट हुआ, उसकी जब वैल्यू बढ़ी, ठीक है, लायबिलिटीज की वैल्यू कम हुई या व्हाटएवर, तो एक डिफरेंस जो निकल के आया, जो प्रॉफिट हुआ, उसको हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन वो कौन सा रेशियो है जिसमें इसको ट्रांसफर किया जाता है? क्या वो न्यू रेशियो होता है या फिर वो ओल्ड रेशियो होता है? तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको पता होगा उसका करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी दैट इज दी ओल्ड रेशियो बेटा, ठीक है, कि जितना भी प्रॉफिट और लॉस होता है आफ्टर रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसको अपन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं। Here we have next question, question number 9, the ratio in which the remaining partner acquire the share of the retiring partner is called। जब भी हम बात कर रहे हैं कि भाई तीन पार्टनर थे, सपोज कीजिए A, B, C, इनमें से जो C पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है, अब B और C इसका रेशियो ले रहे हैं, ठीक है। रेशियो लेने के बाद में इस रेशियो को क्या बोलते हैं बेटा? जो रेशियो लेना है, इससे इनका जो एग्जिस्टिंग रेशियो है बढ़ जाता है, तो इसे अपन एक छोटा सा टर्म बोलते हैं जिसे कहते हैं गेनिंग रेशियो। ओके, राइट, ओके। Here we have our question number 10, retiring partners share of goodwill is adjusted through the remaining partners capital account। जब भी हम बात कर रहे हैं किसकी? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल की, इज एडजस्टेड, इसको कैसे एडजस्ट किया जाता है? थ्रू द रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन, यहां पर आपसे रेशियो की बात की जा रही है। रिटायरमेंट के केस में गुडविल को जो अपन डिस्ट्रीब्यूट करते बेटा, तो वो कौन से रेशियो में किया जाता था? क्या वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो था या फिर वो गेनिंग रेशियो था? देखिए छोटा सा कंसेप्ट है, याद रखेंगे, जब भी एडमिशन की बात की जाती थी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। लेकिन यहां पर बात की जा रही है किसकी? रिटायरमेंट की। तो रिटायरमेंट के केस में गुडविल को ट्रांसफर किया जाता है बेटा जी, एंड दैट इज दी जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, दैट इज दी गेनिंग रेशियो, राइट। ओके, याद रहेगा अपने को अच्छे से। और कैसे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला भी अभी हमने डिस्कस किया। तो मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 11, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, कभी किसी पार्टनर की अगर डेथ होती है, डेथ होने के बाद में भाई पार्टनर अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसका जितना भी पैसा है वो उसके किसी पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर किया था। वो किसका अकाउंट है? देखिए आइए क्वेश्चन क्या कहता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर अमाउंट ड्यू टू हिम, कि जितना भी उसको पैसा देना है, विल बी क्रेडिटेड टू हिज डैश अकाउंट, वो उसके किस अकाउंट में डाला जाता है? वो आपको बोल रहा है इफ इट इज नॉट पेड इमीडिएटली, जब उसको उसी समय पर सारा का सारा पैसा नहीं दिया गया है। तो सपोज कीजिए किसी ए बी सी में से बी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इन दैट केस इसका जो भी अमाउंट देना बनता है, सपोज कीजिए इसको कंपनी को 1 लाख रुपीस देना है, लेकिन वो इमीडिएटली 1 लाख रुपए नहीं दे रहा, तो इस केस में इस 1 लाख रुपए को किस अकाउंट में डाला जाएगा? तो भाई इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, दैट इज द एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, राइट। ये वो अकाउंट है बेटा जिसमें इस पैसे को ट्रांसफर किया जाता है, और इस पैसे को चुकाने के 2 तरीके होते हैं, या तो समय समय पर आप इसको चुकाएंगे, या फिर एक साथ एक फिक्स समय के बाद में आप इसको पूरा दे देंगे, राइट। हियर वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज इन लायबिलिटीज एट द सेम टाइम ऑफ रिटायरमेंट
ऑफ अ पार्टनर इज डैश टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अपन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा था बेटा, राइट। ऐसा कुछ रिवैल्यूएशन अकाउंट होता था, इसके कुछ रूल्स थे। हर एक अकाउंट को कैसे बनाया जाता है वो भी हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। और वीडियोस जो जो बेटा साथ में शेयर किए जा रहे हैं आपको तुरंत देखने हैं, राइट। लाइक जरूर कीजिएगा इस पर। तो भाई एक रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर हम बना रहे हैं, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बनाने के केस में टाइम ऑफ रिटायरमेंट की बात की जा रही है। लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही हैं तो हम कहां लिखेंगे उसको? लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही है तो हम उसको कहां लिखेंगे? क्या उसको डेबिट साइड लिखेंगे या फिर इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे? तो वो आपको बताना है। तो देखिए इसका एक सिंपल सा रूल होता है कि जब भी असेट्स बढ़ते थे तो हम उसको क्रेडिट किया करते थे बेटा, ठीक है। और लाइबिलिटीज जब जब बढ़ती थी उनको डेबिट किया जाता था। सेम भी लाइबिलिटीज जब डिक्रीज होती थी तो उनको क्रेडिट करते हैं, और जब असेट्स बढ़ते थे डिक्रीज होते थे तो इनको अपन डेबिट साइड में लिखते थे। क्वेश्चन में आपसे पूछा डिक्रीज इन लाइबिलिटी, ठीक है, और बात की जा रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट की, ठीक है। तो इसको अपन कहां लिखेंगे? डिक्रीज इन लाइबिलिटी को हमने कहां लिखा बच्चे? क्रेडिट साइड में लिखा। ये कौन सी साइड होती है? क्रेडिट साइड। तो हम हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? क्रेडिट साइड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, here we have a question number 13th. In case of dash, profit and loss suspense account is shown in new balance sheet on asset side. कौन सा ऐसा केस है, कौन सा ऐसा केस है जब प्लेन सस्पेंस अकाउंट को ओपन किया जाता है और उसको बैलेंस शीट में दिखाया भी जाता है असेट साइड में? वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन इट इज। क्या वो एडमिशन का केस था, क्या वो रिटायरमेंट का केस था, या फिर डेथ का केस था बेटा? तो बहुत सिंपल सा आंसर है, ये है दैट इज द डेथ ऑफ अ पार्टनर। ओके, जब भी पार्टनर की डेथ होती है मेरे बच्चों, तो जो भी P&L अकाउंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है उसको अपन बैलेंस शीट के असेट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी, याद रखो। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। ऑर्डिनरी शेयर्स जो कोई भी कंपनी इशू करती है, ठीक है, उन शेयर्स को क्या बोलते हैं? अपन ने शेयर्स के काइंड्स पढ़े थे, दो तरीके के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। तो जो ऑर्डिनरी शेयर्स कंपनी इशू करती है उन शेयर्स को क्या कहा जाता है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो बेटा ऑर्डिनरी शेयर जो कंपनी इशू करती है उसको अपन इक्विटी शेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। इक्विटी शेयर्स ये वो शेयर्स है जो कंपनी अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नॉर्मल पीरियड में इशू करती है और कैपिटल को रेज करती है। Here we have question number 15. Calls in arrear, right? Calls in arrear are dash when any installment is not debited. Calls in arrear होता क्या? Calls in arrear का मतलब है कि भाई हमने किसी पर्टिकुलर कॉल पर, चाहे अलॉटमेंट हुआ, फर्स्ट कॉल हुआ, सेकंड कॉल हुआ, उस पर हमने पैसे मांगे, अमाउंट ड्यू था, लेकिन वास्तविकता में वो अमाउंट जो था वो रिसीव नहीं हुआ है। इन दैट केस इस अकाउंट को क्या किया जाता है? देखिए ये एक तरीके का लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ, कंपनी के लिए खर्चा हुआ, मतलब एक तरीके से जो पैसा आने वाला था नहीं आया, तो एक लॉस की सिचुएशन है। और हमने क्या पढ़ा था भैया कि जितने भी लॉसेस हैं उनको अपने को डेबिट करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ यहां पर भी कॉल्स इन अरियर अकाउंट को अपन क्या करेंगे बेटा जी? डेबिट करके दिखाएंगे। ओके, हियर वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स इन कंसिडरेशन ऑफ देयर सर्विसेज इज डेबिटेड। देखिए जब भी अपन बात कर रहे हैं प्रमोटर्स को शेयर्स इशू करने की, ठीक है, तो इसको अपन कहां पर लिखते हैं? क्या एक पर्टिकुलर हेड है इसके लिए बना हुआ? व्हेन शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स इन कंसिडरेशन ऑफ देयर सर्विसेज, या आपने सर्विसेज दी, राइट, और उसके बदले में हम आपको शेयर्स दे रहे हैं, तो इस केस में किस अकाउंट क्या डेबिट किया जाता है? तो वो है बेटा जी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, दैट इज द प्रिलिमिनरी expenses. Okay, here it is. Hope अभी तक आपके काफी आंसर्स करेक्ट आए होंगे। Moving towards our question number 17, which says when bonus shares are issued, the share capital of the corporation. देखिए जब भी अपन बोनस शेयर्स जब भी कंपनी इशू करती है उस केस में शेयर कैपिटल ऑफ द कॉर्पोरेशन क्या होती है? वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? बोनस शेयर का मतलब क्या है भाई? आप हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे, हमने आपको कुछ एडिशनल शेयर्स दिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है।
तो उस केस में जो कंपनी की कैपिटल है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है? तो करेक्ट आंसर है कि भाई इस केस में कंपनी की कैपिटल इंक्रीज होती है। ओके, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। द कंपनी विच रेजेस इट्स कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक इज कॉल्ड। ऐसी कंपनी जो कि शेयर्स को इशू करके अपना पैसा रेज करती है, कैपिटल रेज करती है, ऐसी कंपनीज को हम क्या बोलते हैं? क्या वो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है? ठीक है, तो इस कंपनी को कहा जाता है बेटा पब्लिक कंपनी, राइट? क्योंकि आप पब्लिक में, जनरल पब्लिक में इशू करके शेयर्स को और कैपिटल को रेज कर रहे हो। ओके, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन कहता है जी, द कॉल मनी डिमांडेड बाय द कंपनी इफ नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर विल बी डेबिटेड। ऐसा ही रिलेटेड क्वेश्चन अभी आया भी था, और वो ये जो क्वेश्चन है वो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि जब भी कॉल मांगे गए लेकिन फिर भी हमारे पास रिसीव नहीं हुए हैं, इन दैट केस किस अकाउंट को डेबिट किया जाता है? तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो दैट इज एक्चुअली द कॉल्स इन अरियर अकाउंट बेटा जी। ठीक है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ये वो अकाउंट है जिसको उस केस में डेबिट किया जाता है। Here we have question number 20th which says a shareholder pays ₹6 per share। एक शेयर होल्डर ने कितने रुपीस दिए? हर एक शेयर पर 6 रुपए दिए भाई। ठीक है, which includes 2 rupees per share for the next call। यानी एक तरीके से अलॉटमेंट का जब पैसा दिया उसमें 6 रुपए उसने दिए, लेकिन इस 6 रुपए में 2 रुपए जो है वो उसकी आगे की कॉल के उसने पहले ही दे दिए। ठीक है, आगे की कॉल जो अभी तक ड्यू भी नहीं हुई है उसका पैसा उसने अलॉटमेंट के साथ में दे दिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं बेटा कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि ये पैसा अभी तक ड्यू नहीं हुआ है और फिर भी पे कर दिया गया है, तो जो पैसा पहले मिल जाता है उसे अपन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में लिखते हैं, क्रेडिट किया जाता है। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 21 which says interest charged by the company on the amount of calls in arrear will be credited to which account। एक तरीके से हम बात करें तो भाई इंटरेस्ट चार्ज किया गया है कंपनी के द्वारा, लेकिन किस पे चार्ज किया गया? कॉल्स इन अरियर पर। आपने कॉल का पैसा नहीं दिया तो आपको अब जब पैसा देना है तो एक इंटरेस्ट चार्जेस के साथ में देना है। अब इस केस में किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है? तो बेटा जी इसके लिए सिंपल सा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ये वो अकाउंट है जिसको क्रेडिट किया जाता है। ओके, याद रहेगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22 पर आ चुके हैं हम बेटा। इंटरेस्ट अलाउड ऑन द कॉल पेड इन एडवांस विल बी डेबिटेड टू विच अकाउंट। देखिए आपने जो एडवांस आया, देखो जब पैसा नहीं आया था तो कहा था कॉल्स इन अरियर, उस पर इंटरेस्ट आप लेते हो, लेकिन जब एडवांस में पैसा दे दिया किसी शेयर होल्डर ने, जैसे हमने अभी एक फिल्म में देखा भी था कि भाई अलॉटमेंट पर ही उसने आगे ही कॉल, फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया था, इन दैट केस हम उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो कहां पर, किस अकाउंट में डेबिट किया जाता है? तो इस अकाउंट का नाम होता है बेटा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ओके, इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ये होता है। Moving towards our question number 23 which says equity shareholders are dash of a company। देखिए जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, घर वाले कहते हैं अपन इसको, दो तरीके के होते हैं लोग, एक तो बाहर वाले, एक घर वाले। ठीक है, तो जब घर वालों की बात की जाती है ना, वही तो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, मेंबर ऑफ द कंपनी होते हैं। और एक्चुअली में वो टर्म क्या है जो इक्विटी शेयर्स के लिए यूज किया जाता है? दैट आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, राइट? ओनर्स कह सकते हो, मेंबर्स कह सकते हो, वो कंपनी के होते हैं। Here we have question number 24. Premium received on the issue of share is shown on the dash side of the balance sheet। जब भी हम बात करते हैं प्रीमियम रिसीव की, ठीक है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर, शेयर इशू किया, 10 का शेयर था, 12 में इशू किया, 2 रुपए एक्स्ट्रा में इशू किया, तो इस केस में जो एक्स्ट्रा रिसीव हुए हैं उसको भी कहां पर शो करते हैं? बैलेंस शीट के। ठीक है, प्रीमियम रिसीव्ड, याद रखिएगा बेटा, प्रीमियम की बात की जा रही है। सो यस, करेक्ट आंसर विल बी द लाइबिलिटी साइड। कौन सी साइड है ये? लाइबिलिटी साइड, ये तो है ही, लेकिन इसके अंदर भी कौन सा हेड रहेगा? शेयर होल्डर्स फंड। ओके,
इस हेड के अंडर में इसको लिखा जाता है, अंडर शेयर होल्डर्स फंड। ओके, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 25। डिबेंचर्स आर डैश ऑफ द कंपनी। जब भी अपन बात करेंगे डिबेंचर्स की, तो वो कंपनी के लिए क्या होते हैं? क्या वो कंपनी के डेटर्स हैं, क्या वो क्रेडिटर्स हैं? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्या वो कंपनी के बोरिंग है या कंपनी के लिए असेट्स होते हैं? देखिए, डिबेंचर होल्डर्स बेसिकली ये वो लोग हैं जिनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन डिबेंचर्स को रिडीम भी किया जाता है। तो इन दैट केस अगर इस सिनेरियो को अपन पढ़ेंगे अच्छे से, तो डिबेंचर्स क्या हुए कंपनी के लिए बेटा? तो दे आर एक्चुअली द बोरोइंग्स। ये क्या है बेटा? बोरोइंग्स है कंपनी के लिए। ओके, here we have question number 26. Discount or loss on issue of debentures account will not have dash at the year end. जब भी बात करें हम किसकी? डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कि हमने जितना भी लॉस उठाया किस पर? डिस्काउंट ऑन लॉस, हमने शेयर्स को डिबेंचर्स को इश्यू किया, उसको डिस्काउंट में इश्यू किया एट द एंड ऑफ द ईयर। हम इस अकाउंट के अगर बैलेंस की बात करें तो क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? तो यस, ऐसा बैलेंस इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, नील बैलेंस इसका होता है, क्योंकि सारे बैलेंस को अपन P&L से चार्ज करके राइट ऑफ कर देते हैं। ओके, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 27। डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज रिटन ऑफ द ईयर व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड फर्स्ट फ्रॉम। जब भी अपन बात करें ऐसे डिबेंचर्स को जब राइट ऑफ करने की या बात करें डिस्काउंट की राइट ऑफ करने की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले किस अकाउंट से अपन पैसे को जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं? तो इसके लिए जो यूज किया जाता है दैट इज दी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बेटा जी। ठीक है, याद रहेगा अपने को, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये वो अकाउंट है जिसमें सबसे पहला पैसा निकाला जाता है। ओके, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 28 which says dash is written off in the year when debentures are issued. अच्छा, डिबेंचर्स को इशू किया है, ठीक है, लेकिन राइट ऑफ किसको करते हैं? अभी अभी हमने बात की है इसके बारे में कि एक पर्टिकुलर अकाउंट है जिसको हम राइट ऑफ करते हैं ऐसे केसेस में। वो कौन सा अकाउंट है बेटा? ठीक है, इसका अकाउंट का बैलेंस बिल्कुल नील हो जाता है, तो वो अकाउंट होता है बच्चे डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। इसको अपन डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बोलते हैं। क्लियर है? हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 29 व्हिच सेज डैश इज नॉट पेड ऑन डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। दोबारा देखिए, डैश इज नॉट पेड ऑन डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपकी कोई भी एसेट को गिरवी भी रखा गया है साहब, ठीक है, और आपने डिबेंचर्स को इशू किया है। अगर ऐसे केसेस होते हैं तो डिबेंचर्स को क्या नहीं दिया जाता? तो बेटा इंटरेस्ट जो है ना वो नहीं दिया जाता है। तो ये कोलेटरल सिक्योरिटी, हमने कुछ गिरवी रखा हुआ है, डिबेंचर्स को दिया भी हुआ है, तो ऐसे केसेस में जो इंटरेस्ट है उसको नहीं दिया जाता है। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 38। डिबेंचर अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द डैश वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। देखिए, जैसे हमारा शेयर कैपिटल होता है, चाहे डिबेंचर्स अकाउंट हो चाहे शेयर कैपिटल अकाउंट हो, ये दोनों एक वैल्यू पर हमेशा फिक्स रहते हैं। वो कौन सी वैल्यू होती है बेटा? तो वो एक्चुअली में फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, जिसको आप नॉमिनल वैल्यू भी लिख सकते हो। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 31। डिबेंचर होल्डर्स आर डैश ऑफ द कंपनी। देखिए, पहले बात की थी डिबेंचर्स की, तो हमने कहा कि वो तो बोरोइंग है कंपनी के लिए, लेकिन जब बात करें डिबेंचर होल्डर की, तो वो कौन है कंपनी के लिए? तो दे आर एक्चुअली द लेंडर्स फॉर द कंपनी। लेंडर कौन होता है? जिससे पैसा उधार लिया जाता है। ओके, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 32। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L स्टेटमेंट विल बी शोन ऑन। अब P&L स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसको जो डेबिट बैलेंस है उसको कहां पर शो किया जाता है, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया बेटा। तो इसको लिखा जाता है बेटा अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। कहां पर लिखते हैं अपन इसको? अंडर द हेड रिजर्व्स
एंड सरप्लस। देखिए केवल और केवल उन्हीं क्वेश्चंस, उन्हीं चैप्टर्स पर टारगेट किया गया है। अगर हमने ब्लूप्रिंट को अच्छे से स्टडी किया होगा तो हमने केवल उसी चैप्टर में से इसमें क्वेश्चन उठाए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स उठाए हुए हैं, जिसमें से एक्चुअली में आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए हर एक चैप्टर के हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। ब्लूप्रिंट वाला जो वीडियो है उसको अच्छे से देखना, जिसमें आपको बताया हुआ है कि किस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो उन चैप्टर्स में से ही हमने किस तरीके के फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं वो यहां पर आज आपसे शेयर किए हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर इसको जो है वो आप देख करके बताइएगा। ओके, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 33। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड्स इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड डैश। जब भी हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड की, तो इसको अपने बैलेंस शीट में कौन से साइड में दिखाते हैं? तो बेटा दैट इज एक्चुअली दी नॉन करेंट लायबिलिटी फॉर द कंपनी। ओके, ठीक है, दैट इज द साइड जहां पे इसको शो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 says goodwill is of a company is shown on the asset side of the balance sheet under the head of dash। जो गुडविल है कंपनी की, इसको कहां पर अपन शो करते हैं? देखिए असेट में तो दिखाते हैं असेट, लेकिन दो तरीके के होते थे। एक तो करंट जिसे विद इन अ ईयर रियलाइज किया जाता था, लेकिन एक ऐसे भी असेट है जिनको हम लॉन्ग टर्म में यूज करते थे। तो वो कौन से असेट्स हैं? उनको हम कहते हैं बेटा नॉन करंट असेट्स। ठीक है, नॉन करंट असेट्स। गुडविल को भी इसी अकाउंट, इसी असेट के अंडर में लिखा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 says सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग ऑफ। जो ये एसपीआर है, ठीक है, इसको अपन ने देखा था कि एसपीआर को अपन लायबिलिटी साइड में तो शो करते हैं, लेकिन लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड के अंडर में भी शो करते हैं, लेकिन कहां पर लिखते हैं इसको? तो बेटा इसके लिए एक पर्टिकुलर हेडिंग जो है वो है रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये वो हेड है जिसके अंडर में सिक्योरिटी प्रीमियम को अपन शो करते हैं। ओके, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 36। डिबेंचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ। जब भी हम बात करते हैं डिबेंचर्स की, तो अपन इसको कहां लिखते हैं? देखिए बोरोइंग है, दैट इज ओके। हम डिबेंचर्स होल्डर जो है वो हमारे लेंडर है, दैट इज ओके, लेकिन इसको एक पर्टिकुलर हेड के अंडर में शो किया जाता है। वो हेड क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो दैट हेड इज एक्चुअली द सिक्योर्ड लोन्स बेटा जी। ठीक है, सिक्योर्ड लोन्स, ये वो हेड है जिसके अंडर में इसको लिखा जाता है। Here we have question number 37 which says the dash ratio measures how fast a company sell its inventory। भाई एक पर्टिकुलर तरीके का रेशियो है जिसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, जो ये बताता है कि इन्वेंट्री कंपनी का जो स्टॉक है उसको कितनी जल्दी इसको वो बेच देता है और पैसे आते हैं। तो दैट रेशियो इज नोन एज द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ठीक है, रेशियो वाला चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इट इज ऑल्सो, और इसको याद करना बड़ा ही सिंपल है साहब। ठीक है, अगर केवल फॉर्मूला पर हम थोड़ा अच्छे से फोकस कर लें तो किसी भी तरीके के क्वेश्चन रेशियो वाले चैप्टर में से आ जाए, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ओके, देखिए अकाउंटेंसी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, इसमें मार्क्स अच्छे गेन करना बहुत कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स थिंग नहीं है। बस आपको अपनी स्टडी को जो है ना स्ट्रेटेजिकली पढ़ना होगा बेटा। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका जो ब्लूप्रिंट है। हम वीडियोस बेटा उसी तरीके से लाइन वाइज लेकर के आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमने ब्लूप्रिंट के लिए वीडियो शेयर किया था, जिसमें कैसे कैसे चैप्टर में से कौन कौन से तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपने जो है वो उसमें देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली फिर हमने जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं वो हमने डिस्कस किए। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। किस किस तरीके के फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, किस चैप्टर में से आते हैं, कैसे बन सकते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया। ठीक है, ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपनी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं और न्यूमेरिकल्स टाइप के कैसे आते हैं। राइट, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और क्वेश्चन नंबर 38 इसी जो कि लेकर के आया है आपके लिए एक सवाल, कंपनीज ऑफन यूज द डैश रेशियो टू कैलकुलेट हाउ क्विकली रिसीवेबल्स आर कलेक्टेड। अच्छा, रिसीवेबल्स यानी पैसा आना बाकी है। ठीक है, अब पैसा आना अगर बाकी है तो कितना तेजी से ये पैसा आता है, इसके लिए एक रेशियो है बेटा, वो कैलकुलेट किया जाता है। उस रेशियो का नाम पूछना है, तो दैट इज द रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, टोटल रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं इसको, शॉर्ट में TRTR बोला जाता है। ठीक है, here we have question number 39 which says the dash ratio measures
अ फर्म्स एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स करंट लायबिलिटी विद करंट एसेट्स, कि भाई जितनी भी फर्म की करंट लायबिलिटी है उसको आप पे कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए एक रेशियो कैलकुलेट किया था, तो वो रेशियो क्या है? दैट इज एक्चुअली दी वर्किंग कैपिटल रेशियो। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या सर वो करंट रेशियो है? नहीं बेटा, दैट इज एक्चुअली दी वर्किंग कैपिटल रेशियो। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट विल बी inventors inventory is often used dash to calculate, यहां पर investors आना चाहिए बेटा, investors often use dash to calculate the amount of net income earned per share of the stock outstanding, ठीक है जी। जितना भी स्टॉक आउटस्टैंडिंग है उस पर कितना पैसा अर्न किया जाएगा, तो इन्वेस्टर्स इसके लिए एक रेशियो को यूज करते हैं। उस रेशियो का नाम आपसे पूछा गया है, तो रेशियो का नाम है बेटा दैट इज द अर्निंग पर शेयर, ठीक है, कि पर शेयर पर आप कितना पैसा कमा रहे हो वो इसमें कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। सो आज की क्लास में वी हैव डिस्कस्ड टोटल 40 क्वेश्चंस, राइट। आउट ऑफ दिस 40 क्वेश्चंस आपने कितने मार्क्स गेन करें बेटा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। कमेंट करते रहा करिए, जिससे पॉजिटिविटी जो है वो बनी रहती है और ज्यादा वीडियोस अच्छे कंटेंट आपके लिए लाने के लिए और ज्यादा हमें मोटिवेशन भी मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ और जारी रहेगी हमारी तैयारी जीत की। थैंक यू।